डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ईएसएस यानी इको सेंसिटिव एरिया पारितंत्र के लिहाज से कुछ अधिक संवेदनशील यानी भंगुर या कमजोर क्षेत्र होते हैं जो कि संरक्षित क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। 2. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ईएसएस को अधिसूचित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का गठन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस यानी एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत किया गया था। 2. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस पर राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 पर आधारित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 7 अगस्त 1905 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने के कारण प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 2. भारत में कपड़ा और हथकरघा क्षेत्र लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। 3. हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद का गठन कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी के तौर पर किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पूरी दुनिया में रहने वाले सिखों का एक सर्वोच्च लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय है। 2. इसे धार्मिक मामलों एवं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्मारकों के प्रबंधन के लिए एक विशेष अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किर्गिस्तान एक मध्य एशियाई देश है जिसकी सीमा उज्बेकिस्तान और चीन से लगती है। 2. काजिंद भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, नए लेजर कम्युनिकेशंस रिले डेमोन्स्ट्रेशन यानी एलसीआरडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एलसीआरडी पेलोड अमेरिकी रक्षा विभाग के स्पेस टेस्ट प्रोग्राम सैटेलाइट 6 के साथ संलग्न है। 2. लेजर में अवरक्त प्रकाश प्रयोग किया जाता है और रेडियो तरंगों की तुलना में इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किन राज्यों में पश्चिमी घाट का विस्तार है? 1. गुजरात, 2. कर्नाटक, 3. महाराष्ट्र, 4. तमिलनाडु। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न था, असम राइफल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका प्रशासनिक नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास है, वहीं इसका ऑपरेशनल कंट्रोल गृह मंत्रालय के पास है। 2. इसके वरिष्ठ रैंक अधिकारी आर्मी के ऑफिसर होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, सीपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 2019 की तुलना में 2020 में वैश्विक स्तर पर हथियारों की बिक्री में भारत की हिस्सेदारी कम रही है। 2. घरेलू खरीद ने भारतीय कंपनियों को महामारी के नकारात्मक आर्थिक परिणामों से बचाने में मदद की है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अंतिम प्रश्न था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के तौर पर स्थापित किया गया था। 2. यह कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग यानी DARE कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। 2. इस विद्रोह से चित्तौड़ अप्रभावित रहा था।
3. शिक्षित मध्य वर्ग ने इस विद्रोह का समर्थन किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। 1857 के विद्रोह के शहीदों के सम्मान में अंबाला में हरियाणा सरकार द्वारा बनाए जा रहे स्मारक संग्रहालय के जल्द ही पूरा होने की संभावना है। अंबाला से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के पास 22 एकड़ में फैले इस स्मारक का उद्घाटन अगले साल की शुरुआत में होगा। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह के तौर पर था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति माना जाता है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों द्वारा विद्रोह के तौर पर शुरू हुआ और अंततः इसने जनता की भागीदारी हासिल कर ली। चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। वह 1858 में भारत के पहले वाइसरॉय बने, इसलिए कथन 1 सही है। 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ का क्षेत्र अप्रभावित रहा था, इसलिए कथन 2 सही है। शिक्षित मध्य वर्ग व्यापारियों और बंगाल के जमींदारों ने इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, इसलिए कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1961 में खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO और संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA द्वारा की गई थी। 2. इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP ने उत्तरी इथियोपिया के 2 शहरों में बंदूकधारियों द्वारा उसके गोदामों को लूटने के बाद खाद्य वितरण सहायता को रोक दिया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP एक अग्रणी मानवीय संगठन है जो आपात स्थिति में लोगों को खाद्य सहायता प्रदान करता है। यह पोषण में सुधार के जरिए लोगों के जीवन को बचाने के लिए विभिन्न समुदायों के साथ मिलकर काम करता है। 1961 में इसकी स्थापना खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO और संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA द्वारा की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है, इसलिए कथन 2 गलत है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह यानी UNSDG का भी सदस्य है। UNSDG संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और संगठनों का एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने 2030 तक भुखमरी को समाप्त करने एवं खाद्य सुरक्षा हासिल करने और पोषण में सुधार के लिए प्रतिबद्धता जताई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। 2. यह भारतीय अर्थव्यवस्था की एनर्जी इंटेंसिटी को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 8 से 14 दिसंबर 2021 के दौरान होम एनर्जी ऑडिट यानी HEA पर प्रमाणन पाठ्यक्रम लॉन्च किया। यह केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, इसलिए कथन 1 गलत है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की एनर्जी इंटेंसिटी को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करता है, इसलिए कथन 2 सही है। यह मौजूदा संसाधनों और बुनियादी ढांचे की पहचान और उपयोग करने के लिए नामित उपभोक्ताओं, नामित एजेंसियों और अन्य संगठनों के समन्वय से कार्य करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFCs के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? NBFCs शैडो बैंकिंग का उदाहरण है। NBFCs मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती है।
भारत में सभी एनबीएफसीज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं, या फिर ये ग्राहकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत में सभी एनबीएफसीज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं। हाल ही में बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसीज के बीच सह ऋण व्यवस्था के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक ने सह ऋण व्यवस्था के लिए अडानी समूह के साथ समझौता किया है। एनबीएफसीज शैडो बैंकिंग का उदाहरण है। ये ग्राहकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराती है। एनबीएफसीज मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां और बीमा कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसीज हैं। हालांकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा विनियमित होती हैं। मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित होती हैं। बीमा कंपनियां बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित होती हैं। इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत में सभी एनबीएफसीज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। टाइगर रिजर्व राज्य: 1 वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार, 2 कमलांग टाइगर रिजर्व त्रिपुरा, 3 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हरियाणा, 4 अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 3 या फिर केवल 1 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1 और 4। हाल ही में तेलंगाना वन विभाग ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों के लिए अमराबाद टाइगर रिजर्व यानी एटीआर को खोलने का निर्णय लिया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट के राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं है? मिसाइल की खरीद, सब्सिडी, मजदूरी का भुगतान या फिर पेंशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिसाइल की खरीद। राजस्व व्यय सरकारी व्यय का वह भाग है जिसके परिणाम स्वरूप ना तो सरकार की देयता में कमी आती है और ना ही परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। वेतन, मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी यानी आर्थिक सहायता और ब्याज का भुगतान राजस्व व्यय के उदाहरण हैं। मिसाइल, टैंक, लड़ाकू जेट और पनडुब्बियों जैसे नए हथियारों और हथियार प्रणालियों की खरीद के लिए व्यापक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। हालांकि रक्षा खर्च के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं होता है। इसे पूंजीगत व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मिसाइल की खरीद। अगला प्रश्न है, पैनेक्स 21 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। 2 इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के विषय विशेषज्ञ और प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में पैनेक्स 21 के लिए बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी बिम्स्टेक देशों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पैनेक्स 21 का आयोजन 20 से 22 दिसंबर तक महाराष्ट्र के पुणे में किया जाएगा। जान लेते हैं पैनेक्स 21 के बारे में। यह एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के विषय विशेषज्ञ और प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, इसलिए कथन 2 भी सही है। इसका उद्देश्य आकस्मिकताओं, आपदाओं आदि से निपटने तथा क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय तंत्र विकसित करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, संपन्न प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह दूरसंचार विभाग यानी संचार मंत्रालय का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। 2 यह दूरसंचार विभाग के पेंशन भोगियों के लिए एक सहज ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली है। 3 इस सिस्टम के जरिए पेंशन भोगियों के बैंक खातों में पेंशन सीधे ही जमा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3।
वर्तमान में देश भर में 1 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को संपन्न प्रोजेक्ट के माध्यम से सेवा दी जा रही है। जान लेते हैं संपन्न यानी सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन के बारे में। यह भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसे महानियंत्रक संचार लेखा दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे 29 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। यह दूरसंचार विभाग के पेंशन भोगियों के लिए एक सहज ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली है, इसलिए कथन 2 सही है। इस सिस्टम के जरिए पेंशन भोगियों के बैंक खातों में पेंशन सीधे जमा की जाती है, इसलिए कथन 3 भी सही है। इस सिस्टम ने पेंशन मामलों के तेजी से निपटान, बेहतर समाधान और लेखांकन को आसान बनाने में मदद की है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, मैं भी डिजिटल 3.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे संयुक्त रूप से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यानी MOHUA और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY द्वारा लॉन्च किया गया। 2. इसमें PM स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्राप्त कर चुके स्ट्रीट वेंडर्स यानी SVs को डिजिटल तौर पर शामिल किया जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। लाभार्थियों के डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण को और गति देने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यानी MOHUA और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY द्वारा संयुक्त रूप से मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान लॉन्च किया गया, इसलिए कथन 1 सही है। यह PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण हेतु एक विशेष अभियान है। इसका मकसद PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों द्वारा डिजिटल लेन देन को अपनाने में वित्तीय संस्थानों के प्रयास करने में सहयोग करना है। इसमें PM स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्राप्त कर चुके स्ट्रीट वेंडर्स यानी SV को डिजिटल तौर पर शामिल किया जाएगा, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, एम्बर ग्रीस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एक प्रकार का मोम जैसा पदार्थ जो विशेष प्रकार की मछलियों की आंतों में होता है। 2. इसे अक्सर फ्लोटिंग गोल्ड के तौर पर जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में पिंपरी चिंचवड़ महाराष्ट्र पुलिस की अपराध शाखा ने पुणे में 550 ग्राम एम्बर ग्रीस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एम्बर ग्रीस का फ्रेंच भाषा में अर्थ ग्रे एम्बर है। यह एक मोम जैसा पदार्थ है जो विशेष प्रकार की मछलियों की आंतों में होता है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे फ्लोटिंग गोल्ड भी कहा जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। एम्बर ग्रीस बहुत कीमती वैक्स होती है। कई वैज्ञानिक इसे व्हेल की उल्टी बताते हैं तो कई इसे मल बताते हैं। यह व्हेल की आंतों से निकलने वाला अपशिष्ट होता है जिसे वह पचा नहीं पाती हैं। कई बार यह पदार्थ रेक्टम के जरिए बाहर आता है, लेकिन कभी कभी पदार्थ बड़ा होने पर व्हेल इसे मुंह से उगल देती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे एम्बर ग्रीस कहते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर यानी NCDs के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. NCDs ऐसे वित्तीय साधन है जिसका उपयोग कंपनियां अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी जुटाने के लिए करती हैं। 2. NCDs एक निश्चित अवधि वाले एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं और इनमें किए गए निवेश पर एक निश्चित दर पर नियमित ब्याज मिलता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। हाल ही में IIFL होम फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और एडलवीज फाइनेंशियल सर्विसेज सहित कई कंपनियों ने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर यानी NCDs के जरिए धन जुटाने के लिए 8.25 से 9.7% तक की ब्याज दरों वाले पब्लिक इशू की घोषणा की है। ऐसे समय में जब सावधि जमा की ब्याज दरें कम हैं, तब नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर यानी NCDs की पेशकश आकर्षक प्रतीत होती है। NCDs ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग कंपनियों द्वारा दीर्घकालिक पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है। यह पब्लिक इशू के माध्यम से किया जाता है, इसलिए कथन 1 गलत है।
यह एक निश्चित अवधि वाले एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और इनमें किए गए निवेश पर एक निश्चित दर पर नियमित ब्याज मिलता है, इसलिए कथन 2 सही है। कुछ डिबेंचर एक निश्चित समय के बाद शेयरों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। हालांकि एनसीडीज के मामले में यह संभव नहीं है, इसलिए उन्हें नॉन कन्वर्टिबल कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत एक प्रमुख योजना है। 2, इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% ईपीएफ में योगदान करते हैं। 3, एक व्यक्ति अनिवार्य रूप से ईपीएफ का सदस्य बन जाता है यदि उसका मासिक वेतन 15,000 रुपए से अधिक नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।